राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। वो नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो 7 अप्रैल के समाचार आप मन के सम्मुख लेकर के हाजिर हुए हूँ। बिना कोई समय खोए हिंदी में आते हूँ, समाचार ला शुरू करत हूँ। पहले समाचार पर आते हैं जो आज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण समाचार होगा। और यकीन जानिए, अगर आप कोई भी भर्ती परीक्षा में बैठने वाले हैं इन आने वाले दिनों में, तो ये एक प्रश्न तय मान करके चलिए, यहाँ आपको शुद्ध 2 नंबर प्राप्त होने वाले हैं। क्या है ये समाचार? छत्तीसगढ़ के 3 जिले नक्सल मुक्त घोषित कर दिए गए हैं। कौन कौन से हैं ये 3 जिले? पहला जिला है कवर्धा, दूसरा राजनांदगांव और तीसरा खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला। इससे पहले तक ये गंभीर रूप से नक्सल प्रभावित जिलों के रूप में सूचीबद्ध थे और एक साथ सीधे गंभीर रूप से प्रभावित जिलों की सूची से निकल करके नक्सल मुक्त जिले घोषित कर दिए गए हैं। किसने किया ये घोषणा? ये घोषणा किया गया गृह मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ यात्रा पर आए थे और इसके साथ साथ ये बड़ी घोषणा भी हो गई है। 3 जिले नक्सल प्रभाव से मुक्त सीधे सीधे तौर पर। एक और जिला है जो गंभीर रूप से नक्सल प्रभावित की श्रेणी से निकलकर वामपंथी उग्रवाद वाले नक्सल प्रभावित जिले की श्रेणी में आ गया है। कौन सा है ये जिला? तो ये जिला जो है मोहला, मानपुर, अंबागढ़ है, जिसको हाई नक्सल प्रभावित जिले की जगह अब LWE यानी वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। क्या परिवर्तन होगा इससे? इससे एक बड़ा परिवर्तन ये होगा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष जो राशि दी जाती थी इन क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की स्थापना के लिए, क्रियान्वयन के लिए, वो राशि अब प्राप्त नहीं होगी। कितनी मिलती थी ये राशि? प्रतिवर्ष जारी होने वाली 30 करोड़ की ये राशि अब प्राप्त नहीं हो सकेगी। साथ ही साथ मोहला, मानपुर के लिए भी अब 30 करोड़ की राशि ना आकर के 10 करोड़ की राशि आएगी, क्योंकि वामपंथ से प्रभावित जो जिला है उस रूप में घोषित किया गया है। तो कितनी चीजें हुई? 3 जिले निकल करके आए, कवर्धा, राजनांदगांव और खैरागढ़ वाला जिला, जो कि नक्सल प्रभावित जिलों से अब नक्सल मुक्त जिला घोषित हुआ है। और क्या परिवर्तन हुआ है? तो मोहला, मानपुर और जो आपका अंबागढ़ तहसील क्षेत्र सहित जो जिला है वो अब आ गया है नई कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी में? वामपंथ से प्रभावित नक्सलवाद वाली श्रेणी में। 30 करोड़ की राशि अब ना आकर के 10 करोड़ आएगी इस जिले के लिए, बाकी जिले की अब राशि केंद्र सरकार की तरफ से नहीं आएगी। बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ शासन के लिए, इसलिए क्योंकि हम आने वाले 1 साल के भीतर नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। 31 मार्च 2026 छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाना है। अगली न्यूज पर आते हैं, बात करते हैं। अगली न्यूज पर है मुख्यमंत्री सुगम यातायात योजना। ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और यूं कहिए कि एक नया विजन है। विजन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो परिवहन है उसका सबसे बड़ा आधार सड़क है और सड़कों के माध्यम से विकास गांवों तक या दूर क्षेत्र तक पहुंचता है। ऐसी स्थिति में अभी भी कई ऐसे ग्रामीण अंचल हैं जो कि दूरस्थ हैं और जहां तक बस परिवहन की सुविधा नहीं मिलती। इस बार उन्हीं क्षेत्रों को टारगेट किया जाना है इस योजना के अंतर्गत। मुख्यमंत्री सुगम यातायात योजना, प्रावधान कितने रुपए का किया गया है? 25 करोड़ रुपए की राशि का। क्या किया जाएगा? ऐसे गांवों का चिन्हांकन किया जाएगा जहां तक अभी भी बस परिवहन सुविधा नहीं पहुंची है। उन गांवों को टारगेट में लेकर प्रत्येक जिला के कलेक्टरों को चिन्हांकित करने को कह दिया गया है। जब एक बार उन जिलों का चिन्हांकन हो जाएगा तो फिर परिवहन सुविधा उन गांवों तक विकसित की जाएगी, यानी ग्रामीणों के द्वार तक पहुंचेगा बस। इस योजना का मेन लक्ष्य यही है अगर देखा जाए तो। अब तक बस विहीन जिलों को मेनली कनेक्टिविटी से जोड़ना है। इसके पहले चरण की शुरुआत में बस्तर और सरगुजा संभाग के आंतरिक अंचल के जो जिले हैं उन्हें शामिल किया जाएगा। वैसे इसमें ध्यान रखा जाए कि अब तक छत्तीसगढ़ में जो पंजीकृत बस है उनकी संख्या 12,000 है, जो पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड चल रही होगी, हु नोस, हमें पंजीकृत आंकड़े से मतलब है। छत्तीसगढ़ में राज्य परिवहन निगम बस संचालन नहीं करता है, कभी किया करता था, उसका विघटन हो चुका है। अगर राज्य परिवहन निगम बस संचालन कर रहा होता तो योजना शायद और पहले क्रियान्वित हो जाती। पर अब क्या किया जाएगा? अब ये किया जाएगा कि जो अभी निजी क्षेत्र के बस संचालक हैं उनको या तो परमिट में छूट देना पड़ेगा या कुछ टैक्स में, कर में छूट देना पड़ेगा, जिससे वो इस योजना में साथ देने के लिए राजी हो सके। फिर ये योजना सफल हो सकेगी। इसका नाम है मुख्यमंत्री सुगम यातायात योजना। और राशि कितनी है? 25 करोड़ का प्रावधान। प्रारंभिक क्षेत्र बस्तर और सरगुजा किन क्षेत्रों के लिए है? जो अब तक बस कनेक्टिविटी से दूर हैं, ऐसे आंतरिक क्षेत्रों के लिए है। अगली न्यूज पर आते हैं, बात करते हैं सौर ऊर्जा संचालित
ऑटो। ये तस्वीर देखिए पहले। तस्वीर में आपको ऊपर एक सोलर पैनल या सोलर प्लेट दिखाई दे रही है। इसी तरह की ऑटो का संचालन किया जाना है छत्तीसगढ़ में। कौन संचालित करवाएगा इस योजना को? क्रेडा नाम की एजेंसी। क्रेडा क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी कि क्रेडा, ये इसका संचालन करने के लिए जिम्मेदारी उठा रही है। इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? पहला प्रयास इसमें यह किया जा रहा है कि 29 लाख रुपए की लागत से सौर ऊर्जा संचालित बैटरी स्वैपिंग स्टेशन, स्वैपिंग चेंज करने संबंधी स्टेशन की स्थापना रायपुर में कर दी गई है। ये इस तरह का पहला स्टेशन है। आगे चल के बाकी जिलों में भी इस तरह के स्टेशन लगेंगे। होगा क्या इसमें? आप अपनी ऑटो लेकर के जाइए और ऑटो में मौजूद जो आपका बैटरी है उसको रिप्लेस कराइए सोलर वाली बैटरी से, यानी लिथियम आयन बैटरी से। एक बार वो रिप्लेस हो जाएगी तो आपको बैटरी को सिर्फ सोलर एनर्जी से चार्ज करना है। इसके लिए चार्जिंग स्टेशन भी लगाए जाएंगे और जैसा कि जानकारी दी गई है, 1 साल चार्ज करने का शुल्क मात्र 16,000 आता है, जो कि बाकी से बहुत कम है। और एक बार चार्ज हो जाए यदि, तो फिर चार्ज होने पर 97 किलोमीटर आपका ऑटो चल सकेगा। यानी कि एक तो अक्षय ऊर्जा का फायदा, दूसरा ग्रीन एनर्जी, तीसरा पर्यावरण प्रदूषण में कमी आना, और चौथा जो ऑटो संचालक हैं उनको कम से कम राशि पर बेहतर संचालन का मौका मिलना। योजना अच्छी है, अगर क्रियान्वित हो पाती है तो ये रिमार्केबल योजना साबित होगी हमारे राज्य के लिए, और अगर बाकी के देश के अन्य राज्य इसको अपनाना चाहें तो उनके लिए भी। पूरे छत्तीसगढ़ के लिए शुरुआत होगी। हालांकि रायपुर पहला चरण है जहां क्रेडा इसको क्रियान्वित कर रही है, क्योंकि वहीं 29 लाख रुपए की लागत से सौर ऊर्जा संचालित बैटरी स्वैपिंग केंद्र स्थापित कर दिया गया है। फिर बात करते हैं अगली न्यूज पर। क्रेडा पे बात आई है तो क्रेडा के नए अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा एक साथ बहुत सारे विभागों के अध्यक्ष और प्रमुखों की नियुक्ति की गई थी। उस कड़ी में मैं कल आपको एक अध्यक्ष के बारे में बताया था, आज उस कड़ी में हम दूसरे अध्यक्ष के बारे में जानते हैं। यहाँ तस्वीर में दिख रहे ये जो शख्स हैं वही इस विभाग के अध्यक्ष होंगे। क्या नाम है इनका? इनका नाम है भूपेंद्र सवन्नी। भाजपा के वरिष्ठ नेता के रूप में जाने जाते हैं। कल उन्होंने पद धारण कर लिया और इसलिए ये न्यूज आप सुन रहे हैं। इस न्यूज में हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए किसके द्वारा नियुक्ति, तो हालांकि घोषणा जो है राज्य सरकार करती है, नियुक्ति राज्यपाल के माध्यम से होती है। राज्यपाल महोदय है नाम इंडिका जी। क्या है क्रेडा? क्रेडा छत्तीसगढ़ राज्य रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है वो है, अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के रूप में भी आप इसे हिंदी में समझ सकते हैं। 25 मई साल 2001 से ये कार्यान्वित हो रही है। रायपुर इसका केंद्र है। और ध्यान रखिए, राज्य में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सारे कार्य करती है। सिर्फ सोलर एनर्जी नहीं, अक्षय ऊर्जा से जुड़े हर तरह के कार्य करने के लिए क्रेडा जानी जाती है। इसमें वर्तमान सीईओ राजेश सिंह राणा है, जो एक आईएएस ऑफिसर है। कई बार पूछ देता है क्रेडा के सीईओ का नाम, तो राजेश सिंह राणा, मैं जिस जिले से हूँ रायगढ़ जिला, वो यहाँ कार्य कर चुके हैं, तो ऐसे भी इनका नाम हमारे रायगढ़ क्षेत्र के अंचल के लोगों के लिए परिचित ही है। बाकी इसकी जानकारी के स्रोत कहाँ से? क्रेडा की वेबसाइट से आप ये डाटा कंफर्म कर सकते हैं, और हरिभूमि समाचार पत्र में आज ये डाटा कवर किया गया था। बात करते हैं अगली न्यूज पर। बस्तर लोक संस्कृति संरक्षण समिति। बस्तर लोक संस्कृति संरक्षण समिति, पहली बात तो ये स्पष्ट करता हूँ, ये कोई शासकीय निकाय नहीं है। बस्तर में जो कला संस्कृति के पारखी लोग हैं, वो लोगों ने आपस में मिल करके इस समूह का गठन किया है, ताकि बस्तर की लुप्त होती हुई बोली को, वहाँ की सहेजी जा सकने वाली भाषा को सहेजने का प्रयास किया जा सके। वहाँ की कई ऐसी कलाएं हैं जो अब अपने समापन की तरफ बढ़ रही हैं, उनको बचाया जा सके। वैसे कला पारखी लोगों ने मिलकर के संगठन बनाया है। 6 अप्रैल को इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय जगदलपुर ही होगा और इसके पहले अध्यक्ष रुद्र नारायण पाणिग्राही जी हैं। ये उनकी तस्वीर है रुद्र नारायण पाणिग्राही जी की। काफी सारे लेख अक्सर बस्तर अंचल पर होने वाली परंपराओं पर लिखते रहते हैं और बस्तर की उन परंपराओं को अपने लेखन से जीवंत रखे हुए हैं। तो आप इनका नाम याद रख सकते हैं, इस प्रयास को याद रख सकते हैं। क्वेश्चन बनने की संभावना वैसे तो बहुत नहीं है, पर अगर आ जाए, यू नेवर नो, तो आपका एक प्रश्न यहाँ होता है पक्का। फिर कैसा ये संगठन है? बस्तर संभाग के कला और संस्कृति के रुचि रखने वाले सदस्यों से मिलकर के बनाया गया। उद्देश्य मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इससे ज्यादा इसमें कोई भी और मेहनत नहीं करनी है। अगली न्यूज पर आते हैं। पर्यावरण वाटिका, इसका उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री महोदय के हाथों। ये उद्घाटन की तस्वीर है। और क्यों जरूरी है जानना? क्योंकि ये पर्यावरण वाटिका बनाई गई मुख्यमंत्री महोदय के गृह ग्राम में, विष्णुदेव साय जी का गृह ग्राम यानी कि बगिया, जहां से उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी एक पंचायत प्रतिनिधि के रूप में। उसी जगह पर अब शायद वो भेंट कर रहे हैं, अपने क्षेत्र को लौटाने का प्रयास कर रहे हैं।
उस प्रयास में पर्यावरण वाटिका का निर्माण किया गया। जशपुर जिला है, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं आपको। निर्माण 28 हेक्टेयर में किया गया है, 53 लाख रुपए की लागत से। बहुत सारी संरचनाएं इसके भीतर, एडवेंचर पार्क भी है, बच्चों के लिए भी कुछ कुछ चीजें मौजूद हैं। एक बटरफ्लाई पार्क जैसा संरचना बनाया गया। ऑफ कोर्स बटरफ्लाई पार्क नहीं है वो, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। वहां तितली के जीवन चक्र को समझाते हुए एक संरचना बनाई गई है, जो कि ज्ञानवर्धन तो करेगा ही करेगा, साथ ही स्वास्थ्यवर्धन हो सके इसलिए औषधीय पौधे भी वहां लगाए जा रहे हैं। तो चूंकि मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ समाचार है और हर समाचार जरूरी होगा, ये याद रखिएगा। चलिए अगली न्यूज पर आते हैं। महादेव घाट कॉरिडोर का निर्माण होने वाला है। महाकाल मंदिर आप में से बहुत सारे लोग जाकर के आए होंगे। उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर जो है बहुत ही खूबसूरत सा एक कॉरिडोर वहां तैयार किया गया है। उसी तरह का एक कॉरिडोर अब रायपुर में भी बनाया जाएगा। हालांकि उतना भव्य ना बने, क्योंकि इसको बनाने की जिम्मेदारी रायपुर नगर निगम उठा रहा है, राज्य प्रशासन नहीं उठा रहा है। रायपुर नगर निगम के माध्यम से बनेगा। तो मंदिर जो वहाँ हटकेश्वर महादेव मंदिर है, उसके 200 मीटर के दायरे में होगा ये निर्माण। और इस निर्माण में क्या होगा, जो अभी तक संचालित दुकानें हैं उनको पीछे हटाया जाएगा और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। घाट के आसपास साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा। 2 द्वार बनाए जा रहे हैं और कुछ रुकने के लिए ठहर करके सेल्फी, आजकल सेल्फी पॉइंट बहुत जरूरी है, तो उस तरह की संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा ताकि पर्यटक इस जगह पर आराम से पर्यटन का लाभ ले सकें और मनोरंजन भी अपना कर सके। हाँ, खाने पीने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि अलग रास्ते पर दूर चलना पड़ेगा। कौन सा मंदिर है यहाँ पर? खारून नदी के किनारे हटकेश्वर महादेव मंदिर है। क्यों प्रसिद्ध है हटकेश्वर महादेव मंदिर? 15वीं शताब्दी के आसपास ये बना। 1402 अगर हम इसके सन की तरफ चले तो 1402 में ये बना। राजा ब्रह्मदेव राय थे, कलचुरी राजवंश के महान शासकों में से एक गिने जाते हैं रायपुर शाखा के, और उनके ही एक सामंत कह लीजिए, एक नाइब कह लीजिए, उनके द्वारा बनाया गया। हाजीराज नाइब नाम लिखा हुआ मिलता है बनाने वाले का। उन्होंने इसको बनाया। संतान जिनके नहीं है उन लोग संतान कामना से यहाँ पहुंचते हैं। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा का मेला भी लगता है खारून नदी। और क्यों फेमस है? यहाँ पर छत्तीसगढ़ का पहला लक्ष्मण झूला यानी झूलता हुआ पुल भी स्थापित किया गया है। तो कार्तिक पुण्य का मेला भी याद रख लीजिएगा, महाशिवरात्रि का मेला भी याद रख लीजिएगा, और याद रखिएगा महादेव घाट कॉरिडोर को। अगली न्यूज पर बात करते हैं। नए आयकर आयुक्त की नियुक्ति हुई है। इसमें क्या होता है? नए आयकर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है और क्यों जरूरी है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में आयकर से जुड़े हुए तमाम खोजबीन, जांच पड़ताल और इसके अलावा सभी ऐसे क्षेत्र जो चिंताग्रस्त हो सकते हैं, ऐसे लोग जो चिन्हांकित है कर चोरी को लेकर के, उन सभीयों की धरपकड़ आदि करने के लिए एक पद की नियुक्ति की जाती है राज्य स्तर पर। और एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है, क्योंकि इस बार ऐसा ही हुआ है। नवरत्न सोनी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए कॉमन आयकर आयुक्त होंगे। राज्य स्तर, केंद्र स्तर पर अलग नियुक्ति होती है, पर एमपी और सीजी के लिए नवरत्न सोनी, दोनों क्षेत्र के लिए एक साथ। तो कौन नियुक्त किया? केंद्रीय वित्त मंत्रालय। भारत में आयकर आयोग जो है वो बहुत पुराना है, 1944 आजादी से पहले से गठित किया गया है, और अलग अलग राज्यों में इसकी अलग अलग इकाई भी गठित की जाती है। हमारे यहाँ के आयकर भवन की तस्वीर है। अगली न्यूज पर आते हैं और जानने का प्रयास करते हैं और क्या है खास। छत्तीसगढ़ में सिंचाई क्षमता के आकलन संबंधी एक आंकड़ा आज प्रकाशित हुआ था हरिभूमि में, वो मैं आपसे साझा कर दे रहा हूँ। वैसे बहुत सारा जरूरी तो नहीं, पर हो सकता है कि प्रश्न बन जाए, तो ध्यान से सुन लेंगे। 2023 से लेकर के दिसंबर 2024 तक के बीच का एक आंकड़ा आया है, और उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में मात्र 21.76% सिंचित भूमि है, यानी 22% भी नहीं है। हम कुल छत्तीसगढ़ की कुल भूमि का मात्र 21.76% ही कवर किया गया है अब तक। ये चिंताग्रस्त है। सबसे ज्यादा चिंता कहाँ देखी जा रही है? सबसे ज्यादा चिंता देखी जा रही है बस्तर संभाग में और सरगुजा संभाग में। कोई बड़े बांध परियोजनाओं का ना होना चिंता को बढ़ाता है, और राज्य गठन से अब तक यदि हम देखें तो मात्र 8.48% की वृद्धि दर्ज करते हुए आज की न्यूज में मेंशन किया गया था। कौन से क्षेत्र पिछड़े हैं? बस्तर संभाग सबसे पिछड़ा है। सिंचाई सुविधा का विकास बहुत कम हो पाया है। तो ये कुछ जानकारियां थी जो आज के समाचार पत्र में आप देख पाए। ऐसे ही और जानकारी मैं आपको रोज देता रहूंगा। समाचार तो आपको मिलेगा, समाचार के परे मैं अतिरिक्त जानकारी भी आपसे साझा करता रहूंगा। यदि आपको अच्छा लग रहा है ये सब कुछ, तो आप कृपया नीचे कमेंट करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन ऑन रख सकते हैं, ताकि आपका कोई भी न्यूज मिस ना हो। ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।